हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सबका आपके अपने चैनल अकाउंट्स बाय चंदन पाठक के अंदर। बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की जो यूनिट चल रही है उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या किया है, 3 इयर्स को डिवाइड किया है। लाइक जैसे सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2023 के पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर 2024 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड देन सीबीएसई के जितने भी सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे। जब हम ये क्वेश्चन कवर करेंगे तो इन क्वेश्चन में हमने पहला जो टारगेट किया है वो एमसीक्यू, देन न्यूमेरिकल एंड देन हॉट्स के क्वेश्चंस, जिसके अंदर जो जो चीजें एड ऑन हुई है, केस बेस्ड क्वेश्चंस कह लीजिए आप लोग, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस कह लीजिए, डाटा बेस्ड क्वेश्चंस कह लीजिए, ये रहेगा। उसके बाद हमारा थ्योरिकल क्वेश्चंस में हम लोग कवर करेंगे और साथ ही साथ सेशन को कंटिन्यू फॉलो करिएगा। अब जैसे कि आज की क्लास जो है इसमें मैंने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया है, जिसके अंदर कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, राइट। इसके अलावा एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एनपीएस ये कवर किया है। इसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे मैंने इसके अंदर लिए हैं, यानी कि 2023 बोर्ड के एग्जाम में। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। दूसरी बात, इनकी आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोबारा से प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले प्रैक्टिस तो आप ये कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने डिस्प्ले किया, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आप उस क्वेश्चन को रीड करिए। रीड करने के बाद आप उसका आंसर लिखिए, राइट। अब आंसर आपने क्या किया होगा, या तो सही किया होगा या गलत किया होगा। सही किया है तो स्कोर दीजिए। अच्छा, गलत किया है तो मैंने उस क्वेश्चन को पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है और उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर रहता है तो वो भी मैंने उस क्वेश्चन में कवर किया हुआ है। इसके बाद मान लीजिए आपने ओवरऑल मैंने आज 10 एमसीक्यू कराया या 15 एमसीक्यू कराया, जितने भी एमसीक्यू कराए, तो मान लो अगर आपने ये एमसीक्यू अटेम्प्ट कर जाए तो आप ये देखोगे आपका स्कोर कितना है, ठीक है। और आप वीडियो को अच्छे से सुन लो। उसके बाद क्या करो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में चेक कर लेना, लिंक होगा सेम टेस्ट का। उस टेस्ट को 1 वीक के बाद या 2 दिन बाद, या अगर आपने टेस्ट करके देख लिया है यहाँ से और उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ गई तो दोबारा से आप एक कोई अटेम्प्ट करके देखो, राइट। इन्हीं क्वेश्चन को सफल फॉर्म करके दे रखा है और आप वहाँ पे जब क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी और बेटर होगी और आप चेक कर पाओगे कि इस बार मेरा स्कोर इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और उसी तरीके की बहुत सारी प्रैक्टिस वहाँ पर आप कर सकते हैं, आपके अंदर कस्टमाइज फॉर्म में दे रखा है। सो बात करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको कंटिन्यू में फॉलो करिएगा, स्किप मत करिएगा और जैसे कहा है वैसे प्रैक्टिस करिएगा। इससे होगा तो कुछ नहीं, बट ये है कि धीरे धीरे आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अभी आपका नवंबर स्टार्ट ही हुआ है, राइट, यानी कि लास्ट अक्टूबर और नवंबर स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप ये कॉन्टिन्यूशन में रखते हैं और 3-4 महीने दबा के प्रैक्टिस करेंगे तो 100 मार्क्स की सीरीज, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, वो बहुत पॉसिबल है, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज यहाँ से। होप्स हो कि आप इसको एंजॉय करेंगे, राइट। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को जब एग्जामिनर ने पूछा है तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है, यानी किस तरह की नॉलेज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं एंड देन कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और वहां पर आंसर्स लिखिए, राइट। आंसर लिखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके एरर्स कहाँ पर है, राइट। तो मैंने उम्मीद किया कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब मेरे साथ आप क्वेश्चन को ध्यान से लिखिएगा। देखिए, क्वेश्चन को जब आप लोग करते हैं तो क्वेश्चन को करने का जो सबसे पहला पैरामीटर है, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर क्या असर्शन है, राइट, एंड रीजन है। यानी कि एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एक आपके सामने स्टेटमेंट है एंड एक क्या है, आपके पास रीजन है। और आप इसके क्या करिए, यहाँ पर बिकॉज ऐड कर लीजिए, फिर आपको रीजन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या है मेरे सामने, क्वेश्चन मेरे सामने ये है कि पूछा हुआ है आपसे कि असर्शन क्या बोल रहा है कि बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। अब सबसे पहली बात कि यहाँ पर पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया गया है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन लेवल, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं ना। तो आपको याद होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो लेट से अगर मैं एक डायग्राम बना लूं और ये मेरा इनकम लाइन है और ये मेरा कंजम्पशन लाइन है, तो ये वो पॉइंट है। अब इस वाले पॉइंट पे आप नोटिस करेंगे क्या क्या होता है। तो इस वाले पॉइंट पे C इक्वल टू वाई होता है, S इक्वल टू 0 होता है, APC की वैल्यू 1 होती है, APS की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यानी कि ये चीज हमें समझ में आ गई। तो कह रहा है बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल द वैल्यू ऑफ एपीसी इज ग्रेटर देन 1। आपको पता होगा कि इस वाले एरिया में, यानी कि यहाँ पर क्या है, कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, तो आपको पता है कि यहाँ पर एपीसी की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है, राइट। तो ग्रेटर देन 1, तो क्या स्टेटमेंट सही नहीं है, यस, राइट।
अब पूछ रहा है कि एपीसी इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। सेकंड चीज क्या बोली है कि एपीसी जो होता है वो क्या होता है, सी अपॉन वाई होता है क्या, बताओ। तो एपीसी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, सो दिस इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, है कि नहीं। तो यानी क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो आप बोलोगे यस, यानी कि रीजन क्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा समझना कैच क्या है। आपने, अगर मैं इस क्वेश्चन को केवल स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू देता तो आप क्या बोलते, स्टेटमेंट वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है। बट क्वेश्चन ये है कि बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, क्या वैल्यू ऑफ एपीसी इज ग्रेटर देन वन, क्यों, बिकॉज द एपीसी इज द रेशियो, नहीं ना, रीजन तो है ही नहीं इसका। अगर वो ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में बात करता तो मैं सोचता एक मिनट के लिए, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, है ना, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल नहीं। आपको क्या समझ में आया कि भाई रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन, यानी कि स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू, बिल्कुल सही, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यस, राइट। तो ये आपका हो गया। अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं, राइट, तो मार्किंग स्कीम जो आई थी, अगर मार्किंग स्कीम के अंदर आपको इसका आंसर दिखाऊंगा, तो मार्किंग स्कीम के अंदर आंसर क्या दे रखा है इसका, वो भी एक बार देख लीजिएगा आप, है कि नहीं। तो आपके मन से क्या होगा, डाउट भी जो होगा वो नहीं रहेगा, है ना। तो क्या आंसर इसका, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन था और आपने अच्छे से इसको समझा होगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से हमें जो चीजें हमने सीखी वो क्या क्या सीख ली। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा मिनट के अंदर कि हमने कुछ नहीं सीखा, यस बहुत चीज सीखी। क्या सीखा हमने, एक तो एपीसी का डायग्राम रिवाइज कर लिया, है ना, मतलब इनकम और कंजम्पशन कर्व का। सेकंड चीज हमने ब्रेक इवन पॉइंट को डिस्कस कर लिया, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इसके साथ हमने एपीसी को डिफिनेशंस को कर लिया, हम इसी के साथ साथ ब्रेक इवन पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं, ये भी हमें समझ में आ गया, है ना, और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना भी समझ में आया। तो ये चीजें हैं जो आप क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप इसको क्या करेंगे, देखिए आपसे कितना ये क्वेश्चन हो पाता है, राइट, और इसको पॉज करके पहले समझिए, बट वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। अब आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। अब पूछा है कि इनमें से इक्वेशन कौन सा ट्रू है। तो मेरे को समझ में आता है कि जो इसमें से इक्वेशन ट्रू है वो क्या होता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस जो होता है वो क्या होता है, वन होता है। याद होगा आप सबको, है ना, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, वन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूँ कि इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, तो अगर इनकम राइज करती है तो कंजम्पशन भी राइज करेगा एंड सेविंग्स भी राइज करेंगी, है ना। तो एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। सेम एज इट इज एमपीएस क्या होता है, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम। अब आप अगर y एंड y का एलसीएम लेंगे तो डेल्टा y, तो डेल्टा c प्लस डेल्टा s। तो क्या समझ में आया कि डेल्टा y जो होता है डेल्टा c प्लस डेल्टा s होता है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इट मींस 1। तो यहाँ से हमें दो चीजें और निकल कर आती है जो कि आने वाले टाइम में जो क्वेश्चंस आएंगे तो वहां से आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो पहली चीज क्या समझ में आ गई कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसका मतलब एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, एमपीएस हो जाएगा, एंड एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस का एमपीसी, राइट। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू, ट्रू कौन सा है, तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज 1, राइट। तो मार्किंग स्कीम इसका भी चेक कर लेते हैं भाई, कोई पता थोड़ी ना एग्जामिनर का कि वो क्या दे रहा है कि नहीं। तो देख लेते हैं एक बार हमारा, है ना, भाई आंसर भी हमारा चेक हो जाएगा इसमें, है ना। तो देखेंगे अगर आप, तो आंसर में क्या है, बी दे रखा है, ठीक है। चलो तो हमने क्या करें, दो क्वेश्चन डिस्कस करें। हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। तो इसको नोट डाउन एक बार आप पॉज करके पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन पूरा, फिर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, फिर देखिए कि क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अब यहाँ पर एक वर्ड आया इंड्यूस्ड कंजम्पशन, है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब बच्चा, मुझे नहीं पता कि आपका लेवल क्या है टीचिंग का, राइट, या लर्निंग का, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कंजम्पशन। क्योंकि अगर आपको कंजम्पशन के बारे में नहीं पता तो प्रॉब्लम होगी। तो कंजम्पशन जो होती है वो बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है इंड्यूस्ड, राइट, एंड एक होती है आपका ऑटोनोमस। अब एक हो गया इंड्यूस्ड और एक हो गया ऑटोनोमस। तो इंड्यूस्ड का मतलब क्या है कि एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीजेस,
as income decreases consumption is also decreases, means income and consumption are positive related to each other या directly related to each other. अब ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होती है, तो ये वो एक्सपेंडिचर होती है जो इनकम के जीरो लेवल पर होती है, यानी कि आपके पास इनकम हो चाहे ना हो बट ये कंजम्पशन तो होंगी ही होंगी। तो ये जो चीज होती है दो चीजों पर डिपेंड करती है, यानी कि एक तो हमारी होती है पोस्ट बोरोइंग्स, राइट, यानी कि सॉरी हम बोरोइंग्स की बात कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो ये जो डिपेंडेंट होती है हमारे पास किस पे होती है, बोरोइंग्स पे डिपेंड करती है, यानी कि हम पैसा उधार लेके करेंगे, राइट, या पास्ट सेविंग्स पे, पास्ट, ठीक है, या पोस्ट सेविंग्स पे आप कह सकते हो, पास्ट सेविंग बेटर है, यानी कि हमारी जो पुरानी बचतें होंगी उस पर डिपेंड करती हैं और बोरिंग्स पे डिपेंड करती है। तो अब क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट क्या पूछा है आपसे कि द इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज शो द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन, यस है ना, ऑटोनोमस की बात नहीं कर रहा है बट इंड्यूस्ड की बात करें कि एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीजेस, एज इनकम डिक्रीजेस कंजम्पशन इज आल्सो डिक्रीजेस। तो हमें इतना तो श्योर हो गया कि भाई स्टेटमेंट वन क्या है मेरा, ट्रू है ना, स्टेटमेंट वन क्या मेरा ट्रू है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर टू की, तो स्टेटमेंट टू नंबर टू पे जब आएंगे तो क्या बोला, विद अ सर्टन इंक्रीज इन इनकम, ठीक है, इंड्यूस कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीजेस। अगर मान लो किसी तरीके से अगर आपकी इनकम राइज करती है तो क्या इससे आपका इंड्यूस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, है ना, मान लो विद अ सर्टन इंक्रीज इन इनकम, मान लो इनकम जो थी वो आपकी 100 थी और इन करके इंक्रीज करके हो गई 200, तो इंड्यूस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज, यस वो भी तो इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी, है ना, तो दिस इज आल्सो ट्रू। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू। एक बार मार्किंग स्कीम में देख लेते हैं भाई क्या इसका आंसर दे रखा है, ठीक है, तो एक मिनट, ये देखिए, ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है, तो तीन क्वेश्चन हम लोगों ने करे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक बार दोबारा से एक बार चेक करिए, हाँ एक बात तो बेस्ट है कि अगर आप इसको ध्यान से अभी तक सुन रहे हैं तो आपके जो टॉपिक्स है वो बहुत अच्छे से कवर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत जैसे इंड्यूस कंजम्पशन के बारे में बात करी, एमपीसी प्लस एमपीसी सम वन क्यों होता है ये हम डिस्कस किया, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, चीजें तो वही होती है कि प्रैक्टिस की वाली बात आती है। तो यानी कि आप इस वीडियो को अगर आप नवंबर के बाद देखें, एग्जाम से 2 दिन पहले देखें, काम आपके जरूर आएगी। अगर आप सारे वीडियोस देख लेते हैं तो मान के चलो कि हाँ ठीक है, एफिशिएंसी तो आएगी, सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए, आंसर लिखिए, फिर देखिए क्या हमने किया आंसर। पूछा हुआ है कि असर्शन एंड रीजन, राइट, तो असर्शन क्या बोला, एट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, यानी कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम को फिर से टारगेट किया उसने, द वैल्यू ऑफ एपीसी इज जीरो। भाई सीधी सी बात है कि द वैल्यू ऑफ एपीसी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे यहाँ पर अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, दिस इज माय इनकम कर्व एंड दिस इज माय कंजम्पशन कर्व, तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ एपीसी होती है वो क्या होती है, वो होती है 1, और एपीएस की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0। तो कहने का मतलब ये तो भाई पूरा ही रॉन्ग हो गया, है ना। फिर पूछा है सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यस, हाउ, प्रूव करके देख लेते हैं भाई, ठीक है, एक बार यहाँ पर हम प्रूव करके देख लेते हैं कैसे होता है। चलो मैं सिखा भी देता हूँ आपको प्रूव करना। मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो गया है कि भाई एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 कैसे होता है, तो एपीसी जो होता है वो सी अपॉन वाई होता है, एपीएस जो होता है वो एस अपॉन वाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि मुझे पता होना चाहिए कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, ठीक है, तो एलसीएम मैंने लिया y आ गया c प्लस एस, तो यहाँ पर c प्लस एस की जगह में y अपॉन वाई मीन्स क्या हो गया आपको यहाँ पर 1 आ गया, तो यानी कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है। तो स्पेशल ऑब्जर्वेशन क्या है आपके सामने कि तो यहाँ से एपीसी इक्वल टू 1 माइनस एपीएस होगा एंड एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी होगा, तो ये चीज हो गई हमारे सामने, ठीक है। अब वापस से क्वेश्चन पूछते हैं, तो रीजन तो सही है भाई, है ना, तो अब आंसर देख लेते हैं। तो असर्शन इज ट्रू, नहीं असर्शन तो भाई फॉल्स है, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, रीजन क्या है, ट्रू है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास जो आंसर हो गया इसका क्या हो गया, डी हो गया। तो एक बार मार्किंग स्कीम चेक कर लेते हैं, क्या पता ये लोग अलग तरीके से किसी चीज को सोचते हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, हम यहाँ तक सही हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आप लोग आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 को क्या है, फिर से वही मैं कह रहा हूँ, पॉज करिए, देखिए भाई मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, क्या मेरा स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग यहाँ तक है, और अगर मान लो आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आपको रीथिंक करना पड़ेगा, अभी टाइम है आपके पास, दोबारा से देखो, सही ट्यूटर ढूंढो, सही जगह पढ़ो, स्कूल के टीचर से बात करो, राइट, मेरी वीडियोस देखो, नहीं समझ में आता है ऑनलाइन बैच ज्वाइन करो, राइट,
ऑनलाइन बैच में आके डाउट्स पूछो, राइट, कोर्सेज देखो, क्योंकि सीधी सी बात है आपका फ्यूचर है कि नहीं। अभी जो मैंने लेटेस्ट कोर्स है उसमें क्या करा हुआ है कि जैसे कि आपको सीयूटी भी देना है और आपकी क्लास 12 के एग्जाम भी है, तो जो कि आपका 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो 15 नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें क्या करने वाले हैं, हम क्लास 12 को टारगेट करने वाले हैं एंड सीयूटी को टारगेट करने वाले हैं, और जिसका फीस होगा ओनली 1500, राइट, ओनली 1500। इसमें क्या होगा आपका CUET प्लस क्लास 12 है ना, तो ये भी हमारा यानी क्लास 12 का पूरा सिलेबस एंड डिवीजन हो जाएगी एंड CUT में आप बेटर स्कोर पर कर पाएंगे। तो 1500 मेरे ख्याल से ज़्यादा भी नहीं है, नॉमिनल चार्जेस हैं, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो स्टेटमेंट 1 क्या है हमारे पास, कह रहा है सेविंग फंक्शन कैन बी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, अगर आपने नोटिस करा हो तो दिस इज आर इनकम कर्व, कंजम्पशन कर्व, राइट, इनकम कर्व। और इसी के ठीक नीचे अगर मैं यहाँ से इसको नीचे ले जाऊं और मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूं, राइट, तो दिस इज माई सेविंग कर्व, है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। कह रहे हैं कंजम्पशन कर्व मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। बस यहाँ खेल गया वो आपके साथ, है कि नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग कंजम्पशन कर्व बनाते हैं तो हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, इंटरसेप्ट से। यहाँ पे जो बी है वो एमपीसी की वैल्यू है, तो ये जो कहलाता है वो सी बार कहलाता है, जबकि कंजम्पशन फंक्शन कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया, स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो कहने का मतलब एक बार आंसर चेक कर लेते भाई इसका क्या कहना है, क्योंकि सीबीएसई वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, है ना। मतलब जो एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं क्या श्योर हो जाऊं। तो आप नोटिस करो आंसर क्या कह रहा है आपके सामने। तो आंसर क्या कह रहे हैं, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, है ना। तो हम सही है, राइट। चलो हमने सही दिया ना आंसर, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, हाँ स्टेटमेंट, हाँ वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, ठीक है। तो पॉज करके आंसर लिखो, आपको समझ में आएगा। तो 6 को देखोगे आप तो क्या बोला हुआ है, द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। कह रहा है जो एपीसी की वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होती और नेगेटिव नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। कैसे सही बात है भाई, क्योंकि आपकी इनकम चाहे जीरो हो बट कंजम्पशन तो होंगे, यस, एंड दिस कंजम्पशन इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसलिए एपीसी कभी भी जीरो नहीं होती है, और सीधी सी बात है ना, कभी भी जीरो नहीं होती है। इसलिए इनकम हो चाहे ना हो कंजम्पशन तो होगा। अब क्वेश्चन उठता है सर कैसे करेंगे, भाई पेट की बात है, तो या तो आप बोरिंग्स करोगे या जो पुराने पैसे हैं बचे हुए हैं उनको बेच के खाओगे, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात, अगर इनकम जीरो है बट फिर भी कंजम्पशन है तो सीधी बात है एपीसी की वैल्यू एक से ज्यादा आएगी, है कि नहीं। या इनकम अगर 100 रुपए है और खर्चे 150 हो सकते हैं, तो यहाँ पर एपीसी की वैल्यू 1 आती है। तो द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, तो ये तो भाई बिल्कुल सही है। अब एपीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। जो एपीसी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंडेंट नहीं है, राइट। ये बहुत प्यारा स्टेटमेंट है यहाँ पर, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो आपको एक चीज समझ में आएगी, यहाँ पर क्या बोला है एपीसी के बारे में। अच्छा मैं यहाँ पर ना एक चीज और नोटिस कराता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए। क्या है इंपॉर्टेंट, तो ना देखो आपने याद होगा जब हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो कंजम्पशन फंक्शन में क्या पढ़ा था कि C इक्वल्स टू एफ इंटू में वाई, यानी कि अगर इनकम राइज करेगी तो कंजम्पशन राइज करेगा, इनकम डिक्रीज करेगी तो कंजम्पशन डिक्रीज करेगा। सेविंग फंक्शन में क्या पढ़ा, एस इक्वल टू एफ वाई, यानी कि इनकम राइज करेगी तो सेविंग राइज करेगा, इनकम डिक्रीज करेगी तो सेविंग डिक्रीज करेगा। यानी कि इनकम एंड कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इनकम एंड सेविंग में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बट अगर इनकम राइज करती है तो एपीसी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर एपी इनकम अगर राइज करेगी तो एपीएस की वैल्यू भी राइज करेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एपीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। कैसे, नहीं भाई ये तो डिपेंडेंट हुआ, तो रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। तो कहने का मतलब असर्शन इज राइट, यहाँ पर असर्शन क्या है हमारे पास, ये तो ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, तो आंसर इज सी। एक बार चेक कर लेते हैं मार्किंग स्कीम में जाकर के भाई क्या है क्वेश्चन का आंसर। एक मिनट के लिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 6 में क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। हमने क्या दिया है, असर्शन, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आप लोगों ने किए यहाँ तक। इस यूनिट में से ओवरऑल जो है मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए थे, जो कि 10 ही पूछे गए थे 2023 में। 2024 के अंदर ऑलमोस्ट 15 के करीब क्वेश्चन है, ठीक है, 15 या 14 के करीब क्वेश्चन है, ठीक है, 6 सेट के अंदर मिलाकर के। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फिर से वही बात, आप इसको पॉज करिए, आंसर लिखिए और बताइए मुझे आपका आंसर क्या है यहाँ पर, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखेंगे तो पूछा है कि रिच पीपल हैव लोअर एमपीसी विल राइट, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन यही समझाता है, या एमपीसी का टोटोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये कंट्राडिक्ट है कि अगर आप जाएंगे डेवलप्ड नेशन में तो वो कम खर्च करते हैं क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड्स होती है वो पूरी हो चुकी होती है। वहीं पर जब आप लोअर इकोनॉमी में जाएंगे तो उनकी बेसिक नीड्स जो होती है वो पूरी नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं। इसलिए जो डेवलप्ड नेशन होता है उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू राइट डेवलप्ड नेशन की लो होती है, डेवलपिंग नेशन की क्या होती है, हाई होती है। तो क्या पूछा हुआ है कि रिच पीपल हैव लोअर एमपीसी एज कंपेयर टू पुअर पीपल। भाई असर्शन तो बिल्कुल सही कहा हुआ है। रीजन, कंजम्पशन कर्व मेक एन इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस एट अ पॉइंट अबव द ओरिजिन। अब आप इस नोटिस को ध्यान करें कि कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस एट द पॉइंट अबव द ओरिजिन, बिल्कुल सही बात। अभी तो हमने डिस्कस किया है ये चीज है ना कि भाई ये वाई एक्सिस से ही स्टार्ट होता है, जीरो वाई दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट, है कि नहीं, इतना हिस्सा जो है हमारा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट है, तो बट क्या इसका ये रीजन है? नहीं, ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या कहा गया है, लेट मी चेक दिस, ठीक है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जहां तक रीजन तो मेरे ख्याल से नहीं है, हाँ एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोला भाई क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन 7 में क्या बोला भाई, यस बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, हाँ ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है, यानी कि हम सही थे कि ये तो बात ठीक है बट रीजन इसको डिफाइन नहीं कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोथ असर्शन इज नॉट ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। आपको पता है ये जो 7 क्वेश्चन आपने किए हैं, अभी 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो इन क्वेश्चंस की आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर एक लिंक है राइट जो कि ऐप पे लेके जाएगा, वहां पे जाके डायरेक्ट टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है कि नहीं, और इस जैसे और भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इफ इंक्रीज नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग, यानी कि मान लो मेरे पास क्या बोला है कि डेल्टा वाई जो है वो डेल्टा एस है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एमपीसी है। अगर मान लो डेल्टा वाई इक्वल डेल्टा एस है, ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ एमपीसी पूछा है आपसे कि एमपीसी की वैल्यू क्या होगी। तो मान लो लेट से मैं कहता हूँ कि डेल्टा एस अगर 100 है और डेल्टा वाई भी 100 है ना, तो यहाँ से एमपीएस क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई यानी कि 1, तो एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, राइट, तो इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं, क्योंकि यानी कि सीधी बात है कि जो भी एडिशनल इफ इन इंक्रीज इन नेशनल इनकम इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग्स, यानी कि जितना भी इनकम आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो वो सारा का सारा क्या कर रहे हो, बचा पा रहे हो। ध्यान देना इंक्रीज की बात हो रही है, मैं थोड़ा समझाता हूँ उसको। मान लो आपकी इनकम क्या है, 100 रुपए है और इनकम राइज होकर के हो गई है 200, तो पहले आप 80 करोड़ का एक्सपेंडिचर करते थे बट अभी भी कितना करते हैं, 80। तो कहने में तो जो नई इनकम आपकी फ्रेश आई है 100, यहाँ पर अभी भी कंजम्पशन कितना है आपका, 80 है, यानी कि आप 120 क्या कर रहे हो, बचा रहे हो, 20 इसका 100 इसका। तो भाई नई इनकम आप एक्सपेंड नहीं कर रहे हो क्योंकि आपकी नीड्स नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपसे, देखते हैं, अच्छे समझेगा। कह रहा है एपीसी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना कि एपीसी क्या होता है, तो एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई है ना। तो अब आप यहाँ से अपना आंसर ढूंढेंगे है ना, तो रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू द इनकम, ऑब्वियसली बात है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपने पॉज करके आंसर लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या बोलता है देखते हैं जरा। कह रहा है एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे मतलब क्या होता है, एंटिसिपेटेड, प्लान्ड, डिजायर्ड, वैल्यू ऑफ प्लान्ड सेविंग, यस ये आपकी नॉलेज चेक कर रहा है। सेविंग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, बिल्कुल सही बात है क्योंकि अभी अभी हमने सेविंग्स के बारे में बात करी है कि नहीं। सो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो ऑप्शन सॉरी ये क्या मैंने मार्क कर दिया, राइट, एक मिनट, ये नहीं मार्क करना था, है ना, तो क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है 9 आंसर हमारा सही होगा, अगर वो भी गलत होता तो इसका मतलब है कि हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यस बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करें, और कोर्स का लिंक जो है उसके लिए आप ऐप के अंदर आपको दिख जाएगा सारा का सारा, जो कि 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। क्लास सारी शेड्यूल रहेंगे उसके अंदर, 3-3 घंटे 4-4 घंटे की क्लास होंगी संडे को, उसको ज्वाइन करिए, देखिए आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ पर है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली शेयर विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स, बडीज, जिनको भी लगता है कि हाँ ये क्वालिटी कंटेंट था और यहाँ पर मैंने डीप अंडरस्टैंडिंग करी है। थैंक यू सो मच।